हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है आखिरी सीरीज का फर्स्ट पार्ट, आखिरी रक्षक। तो ये एक मल्टी स्टारर कॉमिक्स है। तो आज हम इस आखिरी सीरीज के फर्स्ट पार्ट आखिरी रक्षक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 6 जुलाई हम देखते हैं परमाणु और ध्रुव दोनों जमीन पर पड़े हुए हैं। तभी दोनों को होश आता है। ध्रुव, तुम यहाँ? क्या हुआ यहाँ पर? सर चकरा रहा है। ये कौन सी जगह है? पता नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा। उफ, मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे आया। एक मिनट, यह तो साटी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। यानी हम दिल्ली में हैं। ये सब कैसे हो गया? इस जगह को देखकर तो लगता है जैसे यहाँ भीषण बमबारी हुई हो। कोई बड़ी भयंकर घटना घटी है यहाँ। शायद उस घटना के आफ्टर शॉक के कारण हम दोनों पार्शियल मेमोरी लॉस के शिकार हुए हैं। मस्तिष्क में जो सवाल उमड़ रहे हैं उनका जवाब फिलहाल हम दोनों के पास ही नहीं। हमें यहाँ किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो कि हमारे सवालों का जवाब दे सके। पूरे साटी में एक भी इंसान नहीं है, न जिंदा न मुर्दा। शायद यहाँ मौजूद लोग आपदा से पहले ही यहाँ से सुरक्षित निकल गए होंगे। तभी ध्रुव एक मोबाइल को उठाते हुए, ये मोबाइल फोन्स, घड़ियां, चश्मे आदि यहाँ कार्यरत वैज्ञानिक के होंगे। इनका इस तरह यहाँ होना तुम्हें अजीब नहीं लग रहा परमाणु? शायद ये लोग भागने की जल्दी में इन्हें छोड़ गए होंगे। भागने की जल्दी में मोबाइल फोन तो छोड़े जा सकते हैं, लेकिन अपनी घड़ियां व पावर के चश्मे भला इस तरह उतार कर कोई क्यों फेंक के जाएगा? सभी घड़ियां और मोबाइल फोन्स के टाइमर 4 जुलाई पर रुके हुए हैं। ये सहयोग नहीं हो सकता। सवालों के जवाब मिलने के बजाय और सवाल खड़े हो गए। अरे, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? कौन सी बात? हमारे सवालों का जवाब एक शख्स दे सकता है। प्रबोध, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? प्रबोध, प्रबोध, जवाब दो प्रबोध। प्रबोध, मैं प्रबोध से संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहा हूँ ध्रुव। मेरे परमाणु सूट के सेंसर को प्रबोध के कोई सिग्नल नहीं मिल पा रहे। ये तो प्रबोध तक पहुंचकर ही कुछ पता चल सकता है। असंभव। पूरा का पूरा शहर बियाबान सुनसान पड़ा है। ऐसा लगता है जैसे सभी लोग एकाएक कहीं गायब हो गए हैं। मैं सोच रहा था कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी मीडिया या पुलिस साटी तक क्यों नहीं पहुंची। अब जवाब मिल गया है। तभी परमाणु और ध्रुव दोनों आसमान में उड़ते हुए शहर के चक्कर लगाते हैं। आसमान में परिंदे तक नजर नहीं आ रहे। एक मिनट परमाणु, नीचे देखो। इन गाड़ियों को देखो परमाणु। पूरे शहर में सभी गाड़ियां इसी स्थिति में हैं, एक दूसरे से टकराने की। इनकी स्थिति से ऐसा लगता है जैसे इनके सवार इन्हें चलाते चलाते अचानक ही गायब हो गए हैं। ये तो अजीब है, लेकिन अभी हमारा प्रोबोट की लैब तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है ध्रुव। हमें अति शीघ्र लैब तक पहुंचना होगा। दोनों लैब पहुंच जाते हैं। लैब पहुंचकर परमाणु देखता है प्रोबोट को। प्रोबोट का शरीर बिल्कुल निर्जीव है। प्रोसेसर, कंडीशनर, सर्किट, पावर, बैटरी सब कुछ ठीक ठाक है। फिर भी इसका मशीनी शरीर काम नहीं कर रहा। मैं स्टार ट्रांसमिट के द्वारा कमांडो हेडक्वार्टर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फ्रिक्वेंसी कनेक्ट नहीं हो रही। घर का नंबर, पापा और श्वेता का मोबाइल फोन भी कनेक्ट नहीं हो रहा। ब्रह्मांड रक्षक फ्रिक्वेंसी भी काम नहीं कर रही। किसी भी ब्रह्मांड रक्षक से संपर्क स्थापित नहीं हो रहा। लैब के सैटेलाइट और इंटरनेट कार्य नहीं कर रहे। कहीं दिल्ली के साथ साथ पूरी दुनिया तो खाली नहीं हो गई? हे भगवान, लगता है सरस्वती गलत समय पर तुम्हारी जवान पर विराजमान हो गई परमाणु। वाकई पूरी दुनिया गायब हो गई है। कमांडो हेडक्वार्टर के इंटरनेट कनेक्शन भी कार्य नहीं कर रहे। कमांडो फोर्स का भी कोई पता नहीं। पुलिस स्टेशन, मंत्रालय, अस्पताल सब कुछ खाली पड़ा है। कोई परिंदा तक नहीं है। हमें बाकी शहर चेक करने होंगे ध्रुव। और परमाणु और ध्रुव उड़ चलते हैं बाकी शहर को देखने के लिए। मुंबई भी सुनसान है। महानगर का भी यही हाल है। सभी ब्रह्मांड रक्षक भी गायब हैं। दिस इज इम्पॉसिबल। या तो हम दोनों कोई सपना देख रहे हैं या फिर हम किसी तरह के समय आयाम में फंसे हुए हैं। नहीं ध्रुव, ये नहीं हो सकता। या तो हम ना तो हम कोई सपना देख रहे हैं, ना ही ये कोई समय आयाम है।
जब हम दोनों को होश आया था उस समय सूरज ठीक हमारे सिर के ऊपर था और अब सूरज डूबने वाला है। समय अपनी निश्चित गति से चलायमान है। तो हमें पता लगाना होगा परमाणु कि ऐसा क्या हुआ, एकाएक पूरी दुनिया गायब कैसे हो गई, कैसे और कहाँ पता लगाएंगे हम। हमें पूरी दुनिया घूमनी होगी परमाणु। ध्रुव और परमाणु पूरी दुनिया घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मिलेगा। वैसे भी अब हमारे पास दुनिया भर का समय है, हमारे पास वक्त नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं है। हम यहाँ पर देखते हैं कि दो एलियन आपस में बातें कर रहे हैं। यदि जल्दी ही हमने इस गड़बड़ के कारण का पता लगाकर इसे ठीक ना किया तो पूरा ब्रह्मांड तबाह हो जाएगा। ये सारी गड़बड़ पृथ्वी से शुरू हुई है। तो दूसरा एलियन बोलता है, तो इंतजार किस बात का टेरेस, खिल खिल करके बिखेर दो पृथ्वी को। यदि हमने ऐसा किया तो मुसीबत खत्म होने के बजाय और बढ़ जाएगी जॉर्ज। पृथ्वी के नष्ट होने से ट्रांसफ्यूजी असंतुलित होकर हर आकाशगंगा और ग्रह में फैलने लगेंगे। नतीजा सिर्फ ब्रह्मांड का विनाश होगा। तो फिर हम क्या करें? हमें पृथ्वी पर जाकर इस गड़बड़ के स्रोत को ढूंढकर उसे ठीक करना होगा, बिगड़ा हुआ संतुलन वापस बनाना होगा। तो समय मत नष्ट करो टेरेस, यान पृथ्वी की ओर ले चलो। उन दोनों एलियन का ज्ञान पृथ्वी की ओर चल पड़ता है। इधर परमाणु और ध्रुव पूरे दुनिया घूमते हुए, मुझे नहीं पता था ध्रुव परमाणु कि तुम प्रकाश गति से उड़ सकते हो। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ ध्रुव। मेरा परमाणु पावर सूट मुझे लगभग 4000 मील प्रति घंटा उड़ाने की गति प्रदान करता है, परंतु अभी मैं 6 ट्रिलियन मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा हूँ। परमाणु पावर सूट या कोई भी मानव शरीर इस गति के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता, शक्ति को छोड़कर। पेरू, यदि मैं तुम्हारी परमाणु एनर्जी से बने इस शटल में नहीं होता तो मेरा शरीर भी खील खील हो जाता। मैं इतने आराम से उड़ पा रहा हूं जैसे हमेशा में से मैं इसका आदी रहा हूं। स्टेट ऑफ लिबर्टी, न्यूयॉर्क। अब तो ये सिद्ध हो गया कि इस पूरे विश्व में हम दोनों आखिरी बचे हैं। वी आर द लास्ट सर्वाइवर। तो अब हम क्या करेंगे ध्रुव? जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन न सूझे तो हमें बैक टू बेसिक्स होना पड़ता है। मतलब प्रॉब्लम यह है कि विश्व में पेड़ पौधे, वनस्पतियां आदि तो अपने स्थान पर है, लेकिन जीव जंतु सभी गायब हो चुके हैं। हमें पृथ्वी के उस हिस्से में जाना होगा जहां हर पल जीवन की उत्पत्ति होती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अमेज़न के जंगल। इस रेन फॉरेस्ट में अकेले कीट पतंगों की ही 2.5 मिलियन प्रजातियां मौजूद हैं। पशु व पक्षियों की 2000 से अधिक प्रजातियों का घर है यह। यहाँ हर पल जीवन की उत्पत्ति होती है। हमें पता लगाना होगा कि प्रकृति भी अभी भी जीवन की उत्पत्ति कर रही है या नहीं। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया ध्रुव। यहाँ के नमी से भरे वातावरण में करोड़ों लार्वा मौजूद होने चाहिए। मैं सूक्ष्म रूप में इस जगह का निरीक्षण करता हूँ। अब परमाणु तालाब में सूक्ष्म रूप बनाकर चला गया। ध्रुव का शक सही था। प्रकृति में सचल जीवन की उत्पत्ति नहीं हो रही। वनस्पतियां और फफूंद ही पनप रहे हैं, लेकिन कीट पतंगों के अंडे और लार्वा, इनका इस वातावरण में मौजूद होना स्वाभाविक है, नदारद है। तभी परमाणु पानी की झील में देखकर एकदम चौंक पड़ता है। अरे, ये अंडे अभी आधा सेकंड पहले यहाँ नहीं थे। ऐसा लगता है जैसे ये अभी अभी वातावरण में प्रकट हुए हैं। इन अंडों का क्रमिक विकास सामान्य से कहीं तेज स्तर पर हो रहा है। नहीं, ये सामान्य मच्छरों के अंडे नहीं हैं। परमाणु के सूक्ष्म रूप में पानी में गए हुए 1 मिनट से ऊपर हो गया। अरे, ये आवाज कैसी? तभी एक आवाज को सुनकर जरूर चौंक पड़ता है। ऐसा लगा जैसे वहां पेड़ों के पीछे कोई है, शायद वहां कोई जानवर या फिर कोई इंसान। हे भगवान, ये कौन सा जानवर है रे? इधर परमाणु झील में मेरी परमाणु शक्ति काम नहीं कर रही। मैं खुद को सूक्ष्म रूप से सामान्य आकार में नहीं ले पा रहा हूँ और ऐसा लगता है कि ये अजीबोगरीब मच्छरों की फौज अपने पहले भोजन के रूप में मुझे ही देख रही है। उधर वो एलियन का यान, गजब हो गया जो पृथ्वी पर रिवर्स ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। हम पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर चुके हैं। उत्तरजीवी की लोकेशन ट्रेस करो। लोकेशन ट्रेस हो गई जॉर्ज। जिस स्थान से उत्तरजीवी के सिग्नल प्राप्त हो रहे थे उसे पृथ्वी पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है।
रिवर्स ट्रांसफ्यूजन के संकेत भी उसी स्थान से प्राप्त हो रहे हैं। उत्तरजीवी को तलाश कर इस गड़बड़ को फौरन ठीक करना होगा। सूक्ष्म रूप में आने पर मेरी शारीरिक संरचना अत्यधिक ठोस व सघन हो जाती है। इसी कारण इनके तलवार भालों जैसे तंतु मेरे शरीर को अब तक भेद नहीं सके, वरना मैं छलनी नजर आता। पर मुसीबत यह नहीं कि मैं सामान्य रूप में नहीं आ पा रहा और सूक्ष्म रूप में मेरी कोई भी परमाणु शक्ति कार्य नहीं करेगी। अरे यह कैसे हुआ? परमाणु शक्ति तो कार्य कर रही है। ऐसा प्राणी पृथ्वी पर किसी हाल में भी पैदा नहीं हो सकता। यह तो किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ लग रहा है। इधर ध्रुव उस प्राणी को देखकर चौंक चुका था। यदि यह प्राणी इस जंगल में पैदा हुआ होता तो यहाँ के वातावरण के प्रति इतना असहज नजर नहीं आया होता। इसकी जीभ से अति तीव्र एसिड जैसा कोई चिपचिपा द्रव्य निकल रहा है, जिसने इतने मोटे तने को पल भर में गला दिया। ये यहाँ के वातावरण में ठीक से सांस नहीं ले पा रहा, इसलिए इसके वार सटीक नहीं लग रहे। इसकी इस कमजोरी का फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे भागना होगा। और ध्रुव भागता हुआ जाता है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये वही जगह होनी चाहिए जिसकी मुझे तलाश है। मुझे अपने शरीर को गति देकर एक बड़ी जंप लगानी होगी और मेरे पीछे आता यह प्राणी सीधे आकर गिरेगा इस दलदल में। छपाक! अत्यधिक नमी और वाष्प के कारण जमीन जगह जगह दलदली हो गई और खासकर इस स्थान के आसपास पानी का स्रोत हो, वहां जानलेवा दलदल होना लाजमी है। मुझे यकीन था इस जगह के नजदीक ही कोई दलदल अवश्य होगी। दलदली मिट्टी और पर चिपचिपे अनगिनत सूखे सड़े पत्तों ने इस स्थान के दलदल होने की पुष्टि कर दी थी। इस घटनाक्रम को वो दोनों एलियंस अपनी आंखों से देख रहे थे। तुमने देखा जोड, इस पृथ्वीवासी ने कितनी आसानी से हमारे ग्रह के सबसे खतरनाक जानवर ट्रेटोको को डाटा को हरा दिया, वह भी बिना किसी हथियार के। उत्तरजीवी विखंडन के संकेत इस लड़के के पास से भी आ रहे हैं, पर यह उत्तरजीवी नहीं है। जो भी हो, उत्तरजीवी तक हमें यही पहुंचा सकता है। बंधक बनाओ इसे। तभी ध्रुव उन एलियन को आपस में देख लेता है। हे भगवान, मैं आपसे जीवित प्राणी दिखाने की मिन्नत कर रहा था, तो मेरा यह मतलब नहीं था। शक्ल सूरत वेशभूषा और हथियार से तो ये किसी दूसरे ग्रह के लगते हैं। इनसे भी मुझे ये दलदल ही बचा सकती है। हमने देखा था पृथ्वीवासी कि किस तरह तूने इस निकलने वाली धरती में ट्रेटा कोर्टा डाटा को फंसा दिया था। हम तेरी इस चाल में नहीं फंसने वाले। सीधे सीधे बता दे पृथ्वीवासी कि उत्तरजीवी कहाँ हैं। ऑल राइट, दो बातें तो क्लियर है। पहली कि ये दोनों भी वहीं से आए हैं जहां से इनसे पहले वाला आया था। दूसरी, ये दोनों ट्रेटा कोर्टा से ज्यादा दिमाग रखते हैं। यानी ध्रुव बेटे, तू मुश्किल में है। एक बात तो समझ में नहीं आ रही, ये है कि हमारे पास समय बहुत कम है। पृथ्वीवासी, उत्तरजीवी कहाँ है बता दे, वरना तेरे शरीर का समय पूरा हो जाएगा। ये उत्तरजीवी क्या है? हमसे चालाकी करने की कोशिश मत कर पृथ्वीवासी। तेरे एब्रेशन ऑर्बिट से तीव्र उत्तरजीवी संकेत आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि तू उत्तरजीवी का साथी है। तभी वहां पर परमाणु आ जाता है। ध्रुव के एब्रेशन ऑर्बिट से सबसे तीव्र संकेत तो मेरे ही आ रहे हैं। कहीं तुम्हें मेरी तलाश तो नहीं? उत्तरजीवी, यही है उत्तरजीवी। परमाणु कहाँ रह गए तो तुम? मुझे लगा था मेरे पास ही तुम्हें सुनने के लिए ब्रेकिंग स्टोरी है, पर तुमने तो यहाँ उससे भी बड़ी फैंटेसी फिक्शन तैयार कर रखी है। यह सारी गड़बड़ तेरी ही उत्पन्न की हुई है उत्तरजीवी। तेरी मौत ही इस ट्रांसफ्यूशन की गड़बड़ को ठीक करेगा। तेरी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, लेकिन मेरी बात गांठ बांध ले। ना तो मेरा नाम उत्तरजीवी है और ना ही मेरे हाल फिलहाल में मरने का कोई इरादा है। विखंडन प्रक्रिया ने इस मानव की शक्तियों को कई हजार गुना एम्पलीफाई कर दिया है। यदि यह सूट एस्टेरॉयड बेल्ट से निकलने वाली विशेष धातु से निर्मित नहीं होता तो इसकी ऊर्जा मेरे पचखर्रे उड़ा देती। पचखर्रे तो अब इस उत्तरजीवी के उड़ेंगे इस डाटा बोलेटर गन से, जो इस गन की ऊर्जा इसके शरीर को एक परमाणु रिएक्टर में बदल देगी। इसकी परमाणु ऊर्जा इसके शरीर में ही रिएक्शन प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करके इसके शरीर को विघटन कर धूल में मिला देगी। मुझे इसकी डायोबोलेटर गन से बचना होगा, पर कैसे?
इस स्थिति में मैंने अपने ट्रांसमिट होकर बचने की कोशिश की तो शायद मेरे शरीर के अणु अभी ही ब्लास्ट कर। हा 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 हा, उठो जॉर्ज, हम कामयाबी के बेहद निकट हैं। उत्तरजीवी विखंडन होने ही वाला है। इन दोनों का पूरा ध्यान परमाणु को खत्म करने में ही लगा हुआ है, लेकिन इससे मुझे इनसे निपटने की प्लानिंग का मौका मिल गया। सबसे पहले परमाणु को इनसे बचाना होगा, पर कैसे? अरे यह क्या? चोट के टकराने से जो पेड़ टूटा उससे लेटेक्स निकल रहा है, जिसका प्रयोग रबड़ और गोंद बनाने के लिए किया जाता है। अब यह लेटेक्स परमाणु को बचाने के लिए काम आएगा। उफ, यह क्या? कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जितना समय इन्हें वस्तु स्थिति को समझने में लगेगा, उतना समय इनके हाथ से गन छुड़ाने के लिए काफी है। थैंक्स ग्रुप, आज तुमने बचा लिया। ये कमबख्त चिपचिपा पदार्थ हेड गियर से हट ही नहीं रहा। इसकी वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा। हेड गियर खोलना होगा हमें। मुझे पता था कि ये दोनों झक मारकर अपने अपने हेड गियर खोलेंगे और इनके हेड गियर खुलते ही मैं ये फल इन दोनों के सूट में पहुंचा दूंगा। ओह, ये क्या चीज है? पूरे शरीर में भीषण जलन और फफोले हो रहे हैं। ये इस जंगल में पाए जाने वाले सेंचुरी प्लांट के फल हैं। इन फलों का रस मानव त्वचा के लिए एलर्जिक है। तेज जलन, खुजली व फफोले उत्पन्न करने वाला। मैंने सोचा जांच लूं कि ये परगरी पर इसका क्या असर होता है। ओह, हमने ऐसे ऐसे हथियार की मार झेली है जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता पृथ्वीवासी, परंतु ऐसी जलन और पीड़ा हमने पहले कभी नहीं झेली। इससे बचने का उपाय बता दे। हाय, कहीं मेरे प्राण ही ना निकल जाए। तुम लोगों को इससे बचने के लिए अपने अवैध सूट से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर हम तुम्हें ऐसी स्थिति में पहुंचा देंगे जहां तुम्हें इस जलन व पीड़ा का एहसास ही नहीं होगा। मान गए ध्रुव, तुम्हारे दिमाग से ज्यादा तेज हथियार वाकई इस पृथ्वी पर नहीं है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों एक ही बार में होश खो देंगे। इससे पहले जिस प्राणी ने मुझ पर हमला किया था उसे यहाँ का वातावरण में सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि इन्हें भी अपने सूट से निकलने पर वैसी ही दिक्कत पेश आएगी। एलर्जी ने वैसे भी इनके कसबल ढीले किए हुए थे, जिस कारण ये हमारा एक भी बार झेल नहीं सके। इनके यहाँ आने और हम पर वार करने का कारण तो तभी ज्ञात होगा जब ये होश में आएंगे। अरे, दोनों गायब हो गए। मेरे विचार में अब हम दोनों को एक दूसरे को अपनी फैंटेसी स्टोरी सुना लेनी चाहिए। कुछ देर पश्चात जमीन के इस बड़े हिस्से में घास, झाड़ियां और पौधे एक समान कुचले और झुलसे हुए हैं। इससे साबित होता है कि वह स्पेसशिप यहीं उतरा होगा जिससे ये दोनों एलियंस आए थे, जो कि इस उनकी तरह ही गायब हो चुका है। पृथ्वी से अचानक सभी जीवित प्राणियों के गायब होने से एलियन मच्छर, ट्रेटोकोर्टा, चॉर्ड और टेरेज के यहाँ आने में जरूर कोई लिंक है ध्रुव। और इन सब का लिंक कहीं ना कहीं तुमसे है परमाणु। वे परग्रही तुम्हारे ही पीछे पड़े थे। मैं भी वही सोच रहा हूं ध्रुव, परंतु मुझे ऐसी कोई घटना याद नहीं आ रही। चोट ने मुझ पर वार करते हुए एब्रोजन ऑर्बिट का जिक्र किया था। तुमने कहा था कि मेरे एब्रोजन ऑर्बिट में तुम्हारे सिग्नल आ रहे हैं क्योंकि मैं तुम्हारे संपर्क में था। ये एब्रोजन ऑर्बिट क्या है? प्रत्येक जीवित प्राणी के शरीर के इर्द गिर्द एक अदृश्य प्राकृतिक चुंबकीय घेरा होता है जिसे एब्रोजन ऑर्बिट कहते हैं। जब भी प्राणी किसी अन्य जीवित प्राणी के संपर्क में आता है तब दोनों के चुंबकीय घेरों में एब्रोजन यानी घर्षण उत्पन्न होता है और दोनों प्राणियों के एब्रोजन ऑर्बिट में एक दूसरे के यह चुंबकीय कण अलग अलग होने के बाद भी शेष रह जाते हैं। पृथ्वी पर वैज्ञानिक अभी इस संदर्भ में शोध कर रहे हैं, जो कि अभी काफी शुरुआती चरण में है। इन परग्रहियों के पास एब्रोजन ऑर्बिट को मापने की शक्ति थी। ओह, क्या हुआ परमाणु? आश्चर्य की बात है ध्रुव, अभी भी मैं तुम्हें एब्रोजन ऑर्बिट के बारे में बता रहा था और एक क्षण बाद ही मैं अपने एब्रोजन ऑर्बिट में जबरदस्त चुंबकीय घर्षण महसूस कर रहा हूं। मुझे जीवन ऊर्जा के तीव्र संकेत प्राप्त हो रहे हैं, पर मुझे तो आसपास कोई नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये संकेत मुझे इस स्थान से प्राप्त नहीं हो रहे। ये संकेत आ रहे हैं मैक्सिको के इस चिचेन इतेजा नामक पुरातत्व स्थल के अवशेषों से।
तुम अमेज़न जंगल से यहाँ तक ट्रांसमिट हो सकते हो? अपनी आकस्मिक रूप से बहुगुणित हुई शक्तियों से मैं खुद भी हैरान हूँ ध्रुव। शायद इसका कारण वही विघटन है जिसकी बात वे परगरी कर रहे थे। आखिर कहाँ चली गई सारी दुनिया और साथ ही ब्रह्मांड रक्षक? धरती पर परगरियों का आना क्या सिर्फ एक इत्तेफाक है या कोई गहरी साजिश? क्या सुपर कमांडो ध्रुव और वंडर मैन परमाणु खोज पाएंगे परकालों की धरती? तो गाइस, कैसे लगी आपको ये कॉमिक्स? कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के घंटे को प्रेस करना ना भूलें